पिछले 1 घंटे में S&P 500 लगभग 2% के आसपास बढ़ चुका है। इथीरियम 10% बढ़ चुका है। और इथीरियम से रिलेटेड जिन स्टॉक्स में हमने इन्वेस्टमेंट की बात की थी वो सब 10 से 15% के आसपास बढ़ चुके हैं। पूरी की पूरी मार्केट ही बढ़ी है, स्टॉक मार्केट से लेके क्रिप्टो मार्केट तक। रीजन है जैक्सन होल समिट जो अभी हुआ है, उसमें जो अनाउंसमेंट किए जेरोम पावल ने, जो अभी अभी स्टेटमेंट सामने आए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डॉविश है। डॉविश मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जेरोम पावल डरे हुए हैं कि भाई मार्केट को ठीक ठाक करने के लिए रेट कट्स करने पड़ेंगे। तो आज आसान भाषा में सब समझ लेंगे इसी बहाने, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट भी और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातें भी, कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट से पड़ेगा और क्या रहेगा। तो मैंने आप लोगों से लास्ट से भी कहा था कि हर बार वीडियो लगातार नहीं आएगी, लेकिन जब भी कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तब ज़रूर आएगी। तो नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाओ। अगर आप वीडियो देख रहे हो नहीं दबाया आपने बेल, तो यहाँ बस काम की बातें होंगी, तो प्लीज़ ज़रूर दबाओ। लाइक शेयर वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करो, ठीक है, तभी एल्गोरिदम आपके पास वीडियो को सजेस्ट करेगा। तो बातें कर लेते हैं ब्रॉडली। मैंने कुछ नोट्स वगैरह बना लिए हैं कि जिससे कि मैं ज़्यादा डिविएट ना हूँ, आधे घंटे की वीडियो ना बन जाए, मैं आपसे पिन पॉइंटेड बात करता रहूँ। हुआ क्या है, जैक्सन होल स्पीच सितंबर के हर महीने में होती है। इसमें जेरोम पाउल दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल ठेकेदार आके अपना ज्ञान देते हैं। जो भी फेड का चेयरपर्सन होता है वो आके अपना ज्ञान देता है कि किस तरीके से अभी इकॉनमी रहेगी। अब इसका हमेशा एक थीम होता है। तो इस बार का थीम है इकोनॉमिक ट्रांजिशन। इकोनॉमिक ट्रांजिशन इसलिए क्योंकि पिछले 4 साल से जेरोम पावल जो बात कर रहे हैं कि 2% के आसपास हम रेट कट को मेंटेन करके रखेंगे, इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखेंगे 2% के आसपास, इस बात को ये लोग अब बिल्कुल ही चीर फाड़ के डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं। कि ये जो 2% इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं ना, इसे हम रहने देते हैं। हम थोड़ा सा और ज़्यादा मनी प्रिंट करते हैं, भले ही उससे यूएस पे कितना भी डेट हो जाए, आगे जाके कितनी ही इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स हो जाए, बट अभी ट्रंप ने मुझे बहुत लात घूसे गालियां दे दी हैं। तो फिलहाल के लिए ये जिसके ऊपर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, जिस आइडिया के ऊपर पिछले 4 सालों से चल रही है, उस बात की ही बत्ती बना के उसे कहीं फेंक दिया कि 2% इन्फ्लेशन रहेगा ही नहीं। ठीक है। और इसीलिए सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बिटकॉइन का इन्वेंशन या बिटकॉइन दुनिया के लिए थैंकफुली इंट्रोड्यूस किया था कि यहाँ पे कोई ऐसा सीईओ या ऐसा आदमी नहीं है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो 5 साल तक एक रिकॉर्ड बजाती रहेगी, फिर एक दिन आके बोलेगी कि यार ये जो हम बात कर रहे थे ना ये इररिलेवेंट है। इसीलिए मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि जो एक चीज़ मनी प्रिंट नहीं होने देता था, एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग, वो यही होता था कि इन्फ्लेशन को 2% से नीचे रखना है। बट अब इसी को काट काट के फेंक दिया जाएगा तो मनी प्रिंटिंग धड़ल्ले से होगी, मार्केट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी। आगे जाके भले ही यूएस को डेट का सामना करना पड़े, जो पूरा डेट उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। 2005 में जो डेट $5 ट्रिलियन का था, 2025 में वो लगभग $38 ट्रिलियन का है। और इलॉन मस्क ने तो बस बिग ब्यूटीफुल बिल के बाद कहा था कि ये डेट इसी स्पीड से $80 ट्रिलियन पहुंच जाएगा, यूएस बैंकक्रप्ट हो जाएगा। पर आई थिंक यूएस पॉलिसी मेकर्स लंबे टर्म के लिए वो लेना नहीं चाह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना अपना सब देखना चाहते हैं। जेरोम पावल को भी अपनी लेगेसी देखनी है, डोनाल्ड ट्रंप को भी बस 4 सालों से मतलब है, आगे दुनिया अमेरिका जाए भाड़ में। एनीवेज, तो हुआ क्या है कि यूएस इकोनॉमी ने इस वक्त, अच्छा ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है, 2016 में 17 में जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन वगैरह शुरू की थी, तब हम लोग पढ़ते थे कि उर्जित पटेल जो थे, जो उस वक्त इंडिया के गवर्नर हुआ करते थे, जैसे आजकल अभी कुछ दिन पहले तक शांतिकांत दास थे, उससे पहले रघुराम राजन, तो उसी पोजीशन पे उर्जित पटेल थे। एंड फन फैक्ट, वो रिश्तेदार हैं अ, अंबानी जी के, साढ़ू लगते हैं, कुछ ऐसा है। एनीवेज, तो अपनी स्किल्स और अपने कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे वो गवर्नर बने। और उस वक्त बात होती थी कि हम इन्फ्लेशन को 4% से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। फिर धीरे धीरे करके 2020 में पूरी दुनिया 2% पे आ गई। यहाँ जो स्पीच हुई है, इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इस अ, क्या हुआ, ये जो ये है ना जैक्सन होल, ये जो भी ये स्पीच होती है जो दुनिया की एक पार्ट में, यहाँ पे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स आते हैं, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट आते हैं, और जो भी ठेकेदार होते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को चलाने वाले, 200-400 लोग या 100-200, और खासकर 10-20-50 इम्पोर्टेंट लोग, वो यहाँ पे मिलकर आगे की ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा डिसाइड करते हैं। तो अभी ये जो स्पीच आई है,
मार्केट यूं ही पागल नहीं हो गई। अब ये जो स्पीच आई है इसका मतलब ये कि आप मंडे को इंडियन मार्केट को भी उड़ते हुए देखोगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसी वही सेंट्रल बैंक, इंडियन सेंट्रल बैंकर्स और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स एक जगह बैठे हैं और एक कंसेंसस के बाद ये बात बोली गई है। और वैसे भी वर्ल्ड स्नीजेस यूएस कैचेस द कोल्ड, ये फ्रेज अभी भी उतना ही रेलेवेंट है। अगर यूएस को इन्फ्लेशन से 2% इन्फ्लेशन से दिक्कत नहीं हो, यूएस में मनी प्रिंटिंग होने लगेगी तो उसको उसका इम्पैक्ट चाहे इंडिया में हो या ना हो अपने आप आएगा। और इंडिया ऑलरेडी रेट कट शुरू कर चुका है। ठीक है, तो आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये रेट कट से फायदा क्यों लगता है मार्केट को इतना ज़्यादा। तो आप सोचो कि आप की सैलरी है 1 लाख रुपए, जिसमें आपको निर्मला जी को 25% टैक्स देना पड़ता है। ठीक, तो आपके पास 75,000 रुपये बचते हैं। लेकिन अगर निर्मला जी आपको बोल रहे हैं कि भैया 25% नहीं, हम करते हैं रेट कट स्लैश टैक्स कट कर देते हैं, आप हमें बस 12% दो, तो अब आपके पास कितने बचेंगे? ज़्यादा पैसे बचेंगे, ऑलमोस्ट 87,000। पहले जो 75,000 बच रहे थे अब वो 87,000 बच रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से जैसे हमें बहुत इमीडिएट फायदा हो जाएगा इस टैक्स कट से, इसी तरीके से इमीडिएट फायदा होता है कंपनीज को, बिजनेसेस को, बिजनेस ओनर्स को, कंट्रीज को रेट कट से। क्यों? क्योंकि अब जो भी कुछ कमाया जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं बैंक के ऊपर, तो जब रेट्स इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तब उस पर किसी भी आम आदमी को, किसी भी बड़े बैंक को ज़्यादा चुकाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने घर लिया 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आपने 1 करोड़ का घर लिया तो आपको 8 लाख चुकाने पड़ेंगे। लेकिन अगर रेट कट हो गया और तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आदमी के पास भी पहुंचेगा। उस एक आदमी के पास जिसको 1 करोड़ का घर लेना है, वो 8 की बजाय अगर 5% दे रहा है तो उसे बस 5 ही लाख देने ना, तो बाकी 3 लाख हवा में उड़ नहीं जाएंगे, वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होंगे। उस 3 लाख रुपए को ले जाके वो एनवीडिया में लगाएगा, उस 3 लाख रुपए को ले जाके वो टेस्ला या बिटकॉइन में लगाएगा। ये तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट ऐसे सोचता है कि यहीं आएगा पैसा, बट ब्रॉडली वो दुनिया भर के काम करेगा। इकोनॉमी अच्छी होगी तो वो मूवी की टिकट खरीदेगा उन्हीं कुछ पैसों में से, उन्हीं से बाहर जाके 4 बार खाना खाएगा। तो इसलिए इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मार्केट समझती है कि लोग इतने हैपनिंग नहीं है कि वो ट्रैवल करेंगे, मूवीज देखेंगे, वो सीधा ले आके पैसे को मार्केट में लगा देंगे। ठीक, तो इसलिए रेट कट के ऊपर इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है, क्योंकि ये टैक्स कट के जैसा है कि आपका जैसे टैक्स कट जाए तो आप उसे इस्तेमाल करोगे ना, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में, थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट्स पे। उसी तरीके से कंट्री या कोई उसी तरीके से कंट्री करती है, एक रीजन करता है कि अगर रेट कटाया तो उसका इस्तेमाल आगे जाके होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई थिंक ये आपको समझा देना चाहिए था मुझे, मैं काफ़ी दिन से चाहता था, बट इस यही मौके होते हैं जिसमें हम ये सारी बातें कर पाते हैं। वरना एग्जैक्टली मैं एक दिन आपको लेके बैठूं कि आओ मैं आपको इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो ऐसे तो आप अनसब्सक्राइब करके शायद ज़्यादातर लोग चले जाओगे। ठीक है तो ये ब्रॉड बात थी कि जैक्सन होल का इतना रिलेवेंस क्यों है, क्योंकि दुनिया भर के बैंकर्स बैठते हैं वहाँ, जो स्पीच होती है उसके हिसाब से दुनिया भर की इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड होती है। और पिछले 5 साल से जो राग पूरी दुनिया के बैंकर्स अलाप रहे थे, इसकी वजह से मनी प्रिंटिंग नहीं हो रही थी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे 2% ये वो पूरी तरीके से बदला जा रहा है। और फिर इसके इम्पैक्ट ग्लोबल रहेंगे। और रेट कट को मैंने आपको टैक्स कट के तरीके से बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अब पावल ने बोला क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 बड़ी बात है कि लेबर मार्केट इज स्लोइंग, क्योंकि जिस तरीके से जॉब्स डेटा आ रहा है ना, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी लेबर मार्केट के कमिश्नर को बर्खास्त करने की धमकी भी दी, शायद कर भी दिया कि तू भाई साहब बाहर के देशों से मिला हुआ है, तू मेरी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए तूने ये जॉब डेटा गलत निकाला है। पर इन रियलिटी एआई वगैरह का की वजह से एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा आ रही है कि जॉब जानी कोई लाजमी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट में स्लगिशनेस है और जॉब्स जा रही हैं, और इन्फ्लेशन इसके बावजूद, मतलब जॉब जब जा रही है तो लोगों के हाथ में, इन्फ्लेशन क्या है, मार्केट में एक्सेसिव पैसा होना, पर लोगों के पास जब जॉब नहीं है तो उनको कोई पैसा नहीं दे रहा, उनको कोई पैसा नहीं दे रहा, तो ये महंगाई बढ़ी कहाँ है, ये पुरानी कर्मों की वजह से वैसे बढ़ी हुई है। तभी तो 5 ट्रिलियन से आगे आके 40 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है डेट, और वो 80 ट्रिलियन की तरफ इलॉन मस्क और लिन एडन जैसे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि वो वहाँ जाएगा। इलॉन मस्क इज एन एंटरप्रेन्योर, लिन एडन इकोनॉमिस्ट है। इसके बावजूद, जॉब्स ना होने के बावजूद इन्फ्लेशन स्टिकी है, 3% के आसपास है, 2% के नीचे नहीं आ रहा। पर इन्होंने कहा भाड़ में जाए 2%, हम 3% को ही अपना नॉर्मल मानेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है।
तो जीडीपी में भी सिर्फ 1.2% की स्पीड से ही यूएस इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो इंडिया भी 5-6% के हिसाब से कर रहा है। तो एक तरीके का ट्रेलेमा बना हुआ है। जैसे ब्लॉकचेन में एक ट्रेलेमा होता है कि स्केलेबल हो, सिक्योर हो वो ब्लॉकचेन, और स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड स्पीड, इस तरह की बात होती है कि स्पीड हो, सिक्योर हो, ट्रांसपेरेंट हो, सॉरी, स्पीड, सिक्योरिटी, और मैं ही भूल गया, और ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों चीज़ें जिसमें हो, पर वो हर ब्लॉकचेन में होती नहीं है। उसी तरीके से इनका भी बना हुआ है कि इन्फ्लेशन तो ज़्यादा है लेकिन जीडीपी ठीक नहीं कर रही, जीडीपी ठीक नहीं कर रही, और उसके साथ साथ जॉब मार्केट भी खराब है, पर जॉब मार्केट खराब होने के बावजूद इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये यूएस की इकॉनमी है जो अपने पुराने कर्मों का फल भुगत रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, इसे डॉविश क्यों बोला जा रहा है? डॉविश का मतलब होता है कि फेड वांट्स टू सपोर्ट द ग्रोथ। जैसे कोई पेशेंट किसी आईसीयू उसमें लेटा हुआ हो और उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाए, उसी तरीके से होता है कि डॉविश का मतलब होता है कि ये इकॉनमी है खराब, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट इतना इसलिए अच्छा है कि भाई इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, अरे दवाइयाँ मिलेंगी, दवाइयाँ मिलेंगी। भले ही आगे जाके आदमी बीमार है, उसको कोई नहीं देख रहा कि आगे जाके गिर जाएगा वो, शायद जल्दी मर जाएगा हो, या उसके बारे में नहीं। अभी काफ़ी कुछ मिलेगा, हॉस्पिटल के 5 स्टार, ये तो वही बात है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को ना देख के, लॉन्ग टर्म अपनी हेल्थ को ना देख के इकोनॉमी ये देखती है कि, मतलब एक आदमी ये देखे कि अभी तो मुझे एक हॉस्पिटल का 5 स्टार सूट मिलने वाला है, पर भाई तू बीमार है। एनीवेज, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एक आदमी के लिए वो ठीक है, पर इसीलिए बहुत ज़्यादा सारे लोग आपको सिनिकल दिखेंगे जो कहेंगे, अभी भी कह रहे हैं कि सब बर्बाद है भाई, सब बर्बाद है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो लॉन्ग टर्म बुरा ही है ना। शायद 26-27 में जाके मार्केट गिरे, बट इन्वेस्टर्स को वैसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर 3-4 साल में इकोनॉमी का डिज़ाइन ही ऐसा है, वो बनी टिकी ही झूठ पे हुई है, इसलिए आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। एनीवेज, तो डॉविश का मतलब ये होता है कि आपको सपोर्ट चाहिए। इसलिए डॉविश स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि इकॉनमी खस्ता हालत में, उसे सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट का मतलब ये है मनी प्रिंटिंग, और ज़्यादा पैसे छापो और ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा। और रेट कट क्या है मैंने आपको समझा ही दिया है। अभी तक सिर्फ 10% के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी, इससे पहले 70-80% के आसपास थी कि सितंबर में रेट कट्स आएंगे, लेकिन इसके बाद बीच में दो नंबर्स आ गए यूएस में, एक जॉब डेटा खराब आया, दूसरा इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा आया, तो उसके बाद ये घट के 70 से सीधा 10% पे चला गया था कि कोई रेट कट सितंबर में होगा नहीं। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद, इसीलिए पिछले 4-5 दिनों से लगातार मार्केट गिर रही थी, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ बदल गया है फॉर अ वेरी गुड टाइम पीरियड। अगले काफ़ी लंबे टाइम तक मार्केट, जब तक स्ट्रक्चरल कुछ दिक्कत ना हो जाए, कि मान लो जापान में वो यील्ड जो पूरा उनके जो सिस्टम चलता है वो फटने लगे, जो पिछले अगस्त में हुआ था, अगर ऐसे कोई स्ट्रक्चरल दिक्कत ना आने लगे तो मार्केट यहाँ से अच्छा करना चाहिए इसे। तो अब इस स्पीच के बाद मार्केट इज एक्सपेक्टिंग सितंबर में 91% इज अ चांस कि रेट कट आएंगे, और 2026 के मिड तक लगभग 5 से 6 रेट कट्स आएंगे, 100 बेसिस पॉइंट या उससे ज़्यादा के। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिखा था मैंने कि एग्जैक्टली वैसा है कि आप एक बहुत टाइट रोप है और उस पर, जैसे सर्कस में देखते थे कि कहीं इस तरफ ना गिर जाए, कहीं इस तरफ ना गिर जाए, इधर गिरी तो मार्केट गई, उधर गई, इधर गिरी तो इकोनॉमिक मार्केट चले गए, उधर गिरी तो स्टॉक मार्केट चली गई, तो उस टाइट रोप पे चलना होता है बैंकर्स को। तो इस तरीके से वो कर रहे हैं। उन्होंने कुछ, उनके पास कोई बिटकॉइन जैसा साउंड एसेट तो है नहीं जो मैथमेटिकल कोड के ऊपर चलता है, जहाँ हर 4 साल में वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता रहता है, जहाँ पे कहीं पे भी उसकी मनी सप्लाई को तोड़ के 21 मिलियन से बढ़ाया नहीं जा सकता है, या जो एक ट्रस्टेड ब्लॉकचेन सिस्टम पे आधारित है जिसको सारे लोग चेक और वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेजाइल सी इकॉनमी फ्रेजाइल तरीके से चलती है, तो उसी तरीके से चल रही है। उसके कुछ नुकसान है और कुछ फ़ायदे भी हैं जो आज हम देख रहे हैं मार्केट में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। S&P 500 अब लगभग 1.80 के आसपास है, नैसडैक भी लगभग 2% के आसपास चला गया है, टेस्ला 5% के आसपास बढ़ गया है, और इन्वीडिया वगैरह में भी इथीरियम लगभग 10% के आसपास। बॉन्ड यील्ड्स, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप मार्केट गिराना चाहते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट है, और इसलिए वो चाहते हैं कि रेट कट भी हो, कि उसके ऊपर हम कम पैसा दें और लोग बॉन्ड यील्ड में ही जाएंगे। इसके बाद भी अब ये देखने वाली बात है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत दिन से चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग अपनी स्टॉक मार्केट की चीज़ों को बेच के बॉन्ड्स में आए,
और बॉन्ड में भी वो कम इंटरेस्ट रेट देना चाहता है, इसलिए रेट कट चाहता है। पर अभी मार्केट गिरेगी कैसे जब तक कुछ स्ट्रक्चरल ना फटे, 2008 के जैसे, या पिछले अगस्त में जो जापानीज बॉन्ड्स के साथ जो हुआ था वो कुछ ना हो। यील्ड कर्व जो था, जेन कैरी ट्रेड, एक कभी कुछ दिन में आएगा, ये भी आएगा कि ये न्यूज़ वापस आएगी कि जापान में हाहाकार मचा हुआ है, येन कैरी ट्रेड वापस ब्लो अप करने लगा, तब हम बात करेंगे उस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो ब्रॉडली यही बातें हैं। फिलहाल तो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, और अभी जो हुआ है इसका सरफेस पे आपको इम्पैक्ट धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक नॉर्मल रेट कट की बात नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, जिस आइडिया के बेसिस पे मनी सप्लाई रुकी हुई थी पिछले 4-5 सालों से, उस आइडिया को ही हटा दिया जा रहा है। तो इसलिए आपको मार्केट में बहुत यूफोरिया मंडे को इंडियन मार्केट्स में भी दिखेगा। आई होप आपको बात समझ आई। अगर आई तो लाइक और किसी के साथ शेयर ज़रूर करो। शेयर ना करो तो फिर जब कुछ समझ जाओ ना तो आगे जाके समझा दो, जिससे कि आपके दिमाग में वो बैठा रहे। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन का बेल दबाना मत भूलना, जिससे कि भले ही कम वीडियोज़ आएँ पर काम किए आएँ तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। चलो, थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई अच्छा टॉपिक मिलता है तो फिर हम कल आके बात करते हैं। थैंक्स।